लोगों के लिए है जो ऑकल्ट सीखना चाहते हैं और ड्यू टू एनी रीजन नहीं सीख पाते हैं। तो ऑकल्ट आप सीखिए और किस तरह से आप सही डायरेक्शन पकड़ सकते हैं ऑकल्ट में, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप बताइए मुझे। और बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे मिक्स कमेंट्स थे। किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वैदिक सीखनी है, बीएनएन सीखनी है। फिर किसी ने बोला कि न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, बहुत सब सब कुछ बहुत। लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने बोला। तो चलिए हम लोग ना न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूमरोलॉजी। जब हम बात करते हैं ना नंबर्स की, कि हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है, हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर्स क्या हैं? आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर करके बताना कि नंबर्स क्या हैं। अगर मैं एक नंबर के बारे में बात करूं, अगर मैं एक नंबर के बारे में बात करूं, तो एक नंबर क्या है, एक नंबर से आप क्या समझते हो? क्योंकि जिन भी लोगों को न्यूमरोलॉजी का में इंटरेस्ट है वो जानते हैं नंबर्स का मतलब, तो एटलीस्ट हम सब लोग जानते हैं। अगर मैं एक नंबर के बारे में बात करूं तो एक नंबर क्या है? सूर्य, सन। वेरी गुड। अगर एक नंबर आप, हम लोग ना बहुत बहुत ढिंडोरा पिटा हुआ है कि अरे न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन जो आत्मा है ना, हम उनको भूल जाते हैं, है ना। एक नंबर, एक नंबर क्या है? एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सन को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर न्यूमरोलॉजी में सन को रिप्रेजेंट करता है। दो नंबर न्यूमरोलॉजी में किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को रिप्रेजेंट करता है। तीन नंबर न्यूमरोलॉजी में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। चार नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। पांच नंबर मरकरी का है। छह वीनस का है। सात केतु का है। आठ सैटर्न का है। नौ मार्स का है। एंड दैट इज द, ये क्रक्स है इनका। एक नंबर में से अगर आप सूर्य को बाहर निकाल दो, आप कहो सूर्य एक अलग कोई चीज है, एक अलग कोई वो है, एंटिटी है, और एक नंबर का अब आप मुझे एक नंबर का मतलब बताओ। एक नंबर में से हम ये कहते हैं, एक नंबर के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक नंबर में हम कहते हैं कि ये जो एक नंबर है ना, एक नंबर वाले व्यक्ति जो एक नंबर से रूल होते हैं, गवर्न होते हैं, वो बेसिकली सूर्य से गवर्न हो रहे हैं, तो उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। जैसे कि सूर्य के बारे में बात करें तो किंग है, अथॉरिटेटिव है, थोड़ी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो जो हम सूर्य से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग उठाते हैं, सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स उठाकर हम एक नंबर को दे देते हैं। एक नंबर का अपने आप में कोई व्यक्तित्व ही नहीं है अगर उसमें से सूर्य को बाहर निकाल दिया जाए। अग्री करते हो आप सब लोग? एक नंबर का अपने आप में कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। अगर मैं एक नंबर बोलना स्टार्ट कर दूं और उसमें से सन की क्वालिटीज हटा दूं, हम कहें सन को अलग से पढ़ेंगे, सन अलग है, डिफरेंट है, और एक नंबर की क्वालिटीज में, क्या एक नंबर की अपनी कोई क्वालिटीज है? एक नंबर एक तरीके से निर्जीव शरीर की तरह है जिसमें आत्मा ना हो, है ना। तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं उनकी आत्मा कहाँ है? उनकी आत्मा प्लैनेट में है। आप जब जब आप सब लोग जानते हैं मैं वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इनफैक्ट मैं मेरी मदर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो मैंने आयुर्वेद के बारे में भी बहुत स्टडी किया। एंड सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ना आई फाउंड इट, हर चीज का जो बेस है ना, हर चीज का बेस प्लैनेट्स है, हर चीज का। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी हम ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर ये पर्टिकुलर दवाई दी जाए, जो एक अच्छा आयुर्वेदिक कंसल्टेंट होगा वो आपको बोलेगा इस पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर ये पर्टिकुलर दवाई दी जाए, ये पर्टिकुलर जड़ी बूटी खिलाई जाए, तो इसका असर इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर आता है। वास्तु में हम दिशाओं के माध्यम से प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो ऑब्वियसली बात है प्लैनेट्स को ही देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी हम नंबर्स के माध्यम से प्लैनेट्स को देख रहे हैं। तो व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स? व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स? इट्स अ वेरी हिलेरियस थिंग कि हम बात सारे लोग, हम सारी साइंसेस के थ्रू हम बात सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स की, और कोई बात ही नहीं हो रही है।
हम बात केवल और केवल प्लैनेट्स की कर रहे हैं, लेकिन हम प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सॉरी, हम वी डोंट बिलीव इन दिस। वी बिलीव इन नंबर्स बट वी डोंट बिलीव इन प्लैनेट्स। वी बिलीव इन वास्तु बट वी डोंट बिलीव इन प्लैनेट्स। अरे बाबा, हर चीज प्लैनेट्स के आसपास घूम रही है। तो अगर अब जैसे किसी ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि मैम 7 नंबर के बारे में बताओ। अभी 7 नंबर के बारे में नहीं पूछ रहे, वो बेसिकली वो पूछ रहे केतु के बारे में बताओ। क्यों? क्योंकि वो 7 तारीख को पैदा हुए होंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि आप 7 तारीख के बारे में बताओ। आप मुझे एक चीज बताना, एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं? 1/9। सारे के सारे इतनी बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है हमारे दुनिया की, उस दुनिया में से 1/9 लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं। 1/9 लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं। 1/9 लोग अप्रोक्सीमेटली 1/9 लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं। तो अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि हर इंसान जो 1 तारीख को पैदा हुआ है उसका भाग्य एक जैसा होगा, उसके लिए भाग्य कारक नंबर एक जैसे होंगे, क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? सही नहीं होगा ना, क्योंकि हर वो इंसान जो कि 1 तारीख को पैदा हुआ है, उसके लिए जरूरी नहीं है ना। हम एक जनरल सिनेरियो बनाकर चले। हम एक जनरल सिनेरियो बनाकर चले कि 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर शनि का है, और सूर्य शनि की आपस में दुश्मनी है। इस वजह से जो इंसान 1 तारीख को पैदा होगा उसके लिए 8 नंबर सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में दुश्मनी है। दे दोज प्लैनेट्स डोंट गो वेल टुगेदर। ठीक है, सूर्य और शनि एक साथ नहीं जाते हैं। इस वजह से आज ना मैं आपको एक बहुत 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 बड़ा रहस्य बताने जा रही हूं, एक बहुत बड़ी ऐसी बात जिसको ना इस लाइव सेशन के बाद सोचना कि ये बात कितनी सही है और कितना इसके अंदर रेलेवेंस है। एक एक चीज बताइए आप मुझे, 1 तारीख को अगर आप पैदा हुए, न्यूमरोलॉजी में जब तक आप नंबर्स के ऊपर, सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस करोगे ना, आप किसी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए लकी क्या है और अनलकी क्या है, भाग्य उसका आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूं, क्योंकि बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद ना आई फाउंड दिस थिंग। आप सिर्फ किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसका भाग्य भी बता सकते हो। सिंपली आपको ऊपरी सतह से थोड़ा सा नीचे डीप डाउन करना है, एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको टाइम की जरूरत नहीं है। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात न्यूमरोलॉजी की ही करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक बात न्यूमरोलॉजी की करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो एसेंस है ना उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी वापस आ जाते हैं उस टॉपिक पर जहां पर मैं बोल रही थी कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर शनि का है, दोनों में आपस में नहीं बनती है, तो हम कहते हैं 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर वाले के लिए अनलकी है 8 नंबर। ये अनलकी नहीं है। एक तो पहली बात ना, हमने दोनों चीजों को मिला दिया है, कंपैटिबिलिटी को और लक को मिला दिया है। हमने कहा हम ये तो कह सकते हैं कि 1 नंबर वाले के लिए 8 नंबर कंपैटिबल नहीं है। ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि इसी बात में सारा का सारा राज छुपा हुआ है। और जो आप बेवकूफ बन रहे हो ना न्यूमरोलॉजी 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 करके, उसमें सारा का सारा न्यूमरोलॉजी काम करती है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, बट वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। आपने न्यूमरोलॉजी को आप जैसे पढ़ रहे हो ना, आप उसकी आत्मा निकाल कर पढ़ रहे हो, वो बस एक निर्जीव शरीर है। तो हम यहाँ पर निर्जीव शरीर की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आत्मा के साथ बात करेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर मूल की बात करेंगे, हम यहाँ पर क्रक्स की, हम यहाँ पर बात के मर्म को समझेंगे कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी का मर्म क्या है। तो सबसे पहली बात, कंपैटिबिलिटी। 1 नंबर को अगर आपने जन्म लिया है तो हो सकता है 8 नंबर आपके साथ कंपैटिबल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 8 नंबर आपके लिए अनलकी ही हो। समझो इस बात को। दो व्यक्तियों की शादी होती है, दो लोगों की शादी होती है। कभी आपने सुना है कि दो लोगों की शादी हुई
और दोनों ने शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। दोनों ने अपने अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस किया। हस्बैंड ने जहां पहले 10-15 हजार कमा रहा था, आज 10-15 लाख रुपए कमा रहा है। वाइफ जहां 10-15 हजार कमा रही थी, वो भी 10-15 लाख रुपए कमा रही है। एंड दे आर सो मच कंटेंटेड मटीरियलिस्टिकली। पहले छोटा घर था, फिर शादी करने के बाद बड़ा घर हुआ, तरक्की हुई, दोनों लोगों की बहुत तरक्की हुई। दोनों एक दूसरे के लिए भाग्य सिद्ध हुए भाग्य कारक सिद्ध हुए। ठीक है ना, भाग्य कारक सिद्ध हुए। लेकिन ये जो भाग्य है ना, इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली ये भाग्य कारक सिद्ध हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं, दोनों लोग ना आपस में एकदम लड़ मर रहे हैं, दोनों लोगों के आपस में शांति नहीं है। दोनों लोगों को ना इसको हस्बैंड को वाइफ की बात समझ में आती है, ना वाइफ को हस्बैंड की बात समझ में आती है। दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। दैट्स अ पॉइंट। दैट्स अ पॉइंट। they are not compatible with each other they are not compatible with each other but वो दोनों एक दूसरे के लिए भाग्य कारक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ जब भी बैठते हैं तो अनबनी होकर उठती है। दोनों की थोड़ी बहुत क्या, दोनों कंपैटिबल नहीं है। पूरी दुनिया को वाइफ समझ में आती है, लेकिन हस्बैंड को नहीं समझ में आती। हस्बैंड को पूरी दुनिया को हस्बैंड समझ में आता है, लेकिन वाइफ को उसकी बातें समझ में नहीं आती। दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी इश्यूज। तो कंपैटिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड लक इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोगों ने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। हम लोगों ने कह दिया है कि अरे अरे क्या ये तो मतलब कंपैटिबल एक नंबर को अगर आप पैदा हुए हैं तो हो सकता है 8 नंबर आपके साथ कंपैटिबल ना हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 8 नंबर आपके लिए अनलकी है। कोई चीज कंपैटिबल होना इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है ना, मैं कहूं कि मुझे करेले का जूस पसंद नहीं है, मेरी पसंद डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हो सकता है मुझे करेले का जूस सूट बहुत करे और मेरी पूरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। इट इज द सेम थिंग। एक नंबर वालों को 8 नंबर वालों का व्यक्तित्व नहीं समझ में आता। 8 नंबर वाले व्यक्तियों की सोच समझ नहीं आती। ये कहना बिल्कुल जायज होगा, एप्ट होगा। लेकिन हम ये कहें कि एक नंबर, हर एक दुनिया में जितने एक नंबर पैदा हुए हैं उनके लिए 8 नंबर अनलकी है, ये कहना कंप्लीटली एक मूर्खता वाला काम है। कंप्लीटली मूर्खता वाला काम। तो यहां पर हम बेसिकली जब हम न्यूमरोलॉजी में अंदर जाएंगे, अब हम बात करेंगे जब न्यूमरोलॉजी की, तो जब हम न्यूमरोलॉजी में अंदर जाएंगे हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए सूटेबल हैं। नंबर्स के माध्यम से ही देखेंगे कौन से। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपको प्लैनेट्स की समझ होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कौन सा प्लैनेट का मर्म क्या है। तो ये समझ में आया। हम न्यूमरोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने के लिए ये कंपल्सरी है, ये नेसेसरी है कि आपको प्लैनेट्स की समझ हो। समझ में आया? ये जरूरी है कि आपको प्लैनेट्स की समझ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग नंबर्स के माध्यम से प्लैनेट्स को समझेंगे। एंड प्लैनेट है, प्लैनेट फिर वो, आप उस प्लैनेट को, अगर आपने एक बार प्लैनेट समझ लिए ना, तो फिर आप उस प्लैनेट को चाहे न्यूमरोलॉजी में यूज करो, फिर चाहे आप उस प्लैनेट को वास्तु में यूज करो, आयुर्वेद में यूज करो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में यूज करो। प्लैनेट प्लैनेट है और वही सोल है, वही आत्मा है ऑकल्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, स्टार्ट करते हैं सूर्य से, कि सूर्य क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लास है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा या ध्यान से नहीं सुना, तो आगे वाली क्लासेस रेलेवेंस नहीं बनाएंगी आपके लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके लिए आगे की क्लास कुछ रेलेवेंस बना पाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सूर्य, सूर्य क्या है? अगर मैं जब मैं प्लैनेट्स की बात करूंगी ना, तो आप ये समझिएगा कि मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, एक ऐसे जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी इंसान के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। और एक बात जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ, मैं अपनी जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ, स्टार्ट करती हूँ और हमेशा बोलती रहती हूँ, कभी भी कोई भी प्लैनेट अपना कारक तत्व नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ता मतलब नहीं छोड़ता। कारक तत्व ऐसे हैं जैसे आपका
स्वभाव, आपका नेचर, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, आप चाहे किसी भी रोल में हो, आप चाहे माता के रोल में हो, पिता के रोल में हो, भाई के रोल में हो, बहन के रोल में हो, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। अगर आप गुस्से वाले हैं तो आप गुस्से वाले ही रहते हैं। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है गुस्सा, लेकिन स्टिल जो आपका बेसिक स्वभाव है वो नहीं बदलता। तो हम यहां पर ये बात करेंगे कि सूर्य एक प्लैनेट है, ना समझ के उसको एक इंसान समझो। ये सूर्य कैसा है, ये जो सूर्य प्लैनेट है ये कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, मैं उसको पढ़ूंगी भी इनफैक्ट, और मैं अपनी तरफ से बताऊंगी आपकी क्या नॉलेज है, आप वो शेयर करो, और मैं जो नॉलेज दूंगी ऑब्वियसली बात है वो भी हम लोग बात करते रहेंगे। तो सूर्य, सूर्य बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है जो अथॉरिटेटिव है। सूर्य को हमने बेनिफिशियल ग्रह, एक अच्छा ग्रह है। सूर्य एक ऐसी चीज है जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि अम, आप सूर्य के बिना अपना जीवन कल्पना भी कर सकते हो, अपने जीवन की सूर्य के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूर्य के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अगर सूर्य अपनी मतलब चरमता पर आ जाए, तो आपने कई बार सुना होगा हीट वेव के कारण या लू के कारण या मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, सुना है ना? ठीक है, बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ। बट ये कोई सौम्य ग्रह नहीं है, ये कोई सौम्य ग्रह नहीं है। ये कोई बहुत प्यारा सा ऐसे एकदम मतलब बहुत बहुत सौम्य ग्रह नहीं है। ये अपनी क्रूरता पर आ जाए तो ये जान ले भी सकता है। ऑल्दो इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ, इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जब ये एनर्जी बहुतायत में हो जाए तो ये जान ले भी सकता है। इट्स अ पावरफुल प्लैनेट, बहुत पावरफुल प्लैनेट, एक ऐसा अकेला पावरफुल प्लैनेट है जिसकी पावर हम सब लोग देख सकते हैं, जिसकी जो चमकता है, जिसको आप नो यू हेट सन और यू लव सन, बट यू कैन नॉट इग्नोर सन। ये कहा जाता है कि भैया तुम सूरज को तुमको सूरज पसंद है, तुमको सूरज नहीं पसंद, लेकिन जब उजाला होगा ना वो सबको दिखाई देगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता। आप बेसिकली एक नंबर वाले यू हेट नंबर वन पीपल और यू लव नंबर वन पीपल, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। आप चाहे उनकी अच्छाई करें चाहे उनकी बुराई करें, आप बोलें कि यार ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, ये कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर आप ये बात करें एक नंबर वालों के बारे में कि यार बहुत एरोगेंट है, अरे बहुत इसके अंदर बहुत ईगो है, ये वो मतलब, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम, आप उनकी बात जरूर करेंगे। ठीक है, एक नंबर वालों के बारे में। तो एक नंबर इज, आप ये ना, ये बेसिकली सूर्य है। तो सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इंसान 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? जो सूर्य से गवर्न है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी पर्सोना, इनकी पर्सनैलिटी किससे मैच करेगी? सूर्य से मैच करेगी। अब सूर्य, सूर्य की अब सिंपल सी बात है, जब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, हम कहते हैं विक्ट्री, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल, सारी चीजें हम सब 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 चीजें बोलते हैं ये बात। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति 1, 10, 19 और 28 को पैदा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो सकता है आपको उस व्यक्ति के अंदर दिखाई ना दे रही हूं। आपको 70 to 80% एक 10, 19, 28 वाले लोगों में दिखाई देंगी, लेकिन उसके बावजूद 20 से 30% लोगों में आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य को ग्रहण भी लगता है, और जब सूर्य को ग्रहण लग जाता है तो उसकी रोशनी नहीं दिखाई देती है। जब सूर्य को ग्रहण लग जाता है, सूर्य के आगे वो एक छाया आ जाती है, तब उसकी रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहां पर हम वो उस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और उन एक्सेप्शंस को कैसे डील किया जाए। लेकिन अभी हम सिंपल सी बात है सूर्य के बारे में समझ रहे हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? सूर्य डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब रोजाना वो एक काम जिस तरीके से करना है उसी तरीके से करना है, आप चाहे जो मर्जी हो जाए। सूर्य को अगर एक टाइम पर उगना है तो वो उसी टाइम पर उगेगा। तो सूर्य एक रेगुलरिटी है, सूर्य एक डिसिप्लिन है, सूर्य राजा है, सूर्य किंग, सूर्य को राजा कहा गया।
जिस तरीके से राजा के ऊपर कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते हैं, उसी तरीके से वो अपने खुद के कायदे कानून, अपने खुद के नियम बनाता है, वो किसी के अधीन नहीं है। उसी तरीके से वो राजा है। तो सूर्य के बारे में जब भी आप बात करेंगे, सूर्य अगर मैं रिलेशनशिप में बोलूं, तो सूर्य हमारे लिए फादर फिगर है। सूर्य हमारे लिए फादर फिगर है। सूर्य यहां पर जितनी चीजें जो सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। एक नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है? हमारी आत्मा, क्रक्स। हमारी बॉडी में सूर्य कौन सा प्लैनेट है? एक बार आई रियली वांट यू पीपल टू रिप्लाई कि हमारी बॉडी में नेचुरल मतलब हमारी बॉडी का कौन सा प्लैनेट ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है? प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर इट कि आप लोग रिप्लाई करें। किसी को अम, वो है, सूर्य क्या है हमारी बॉडी पार्ट में? आईज, हेड, सोल एंड हेड, फोरहेड, ब्रेन, ओके, और बस ये 3-4 लोग थे जिनको ट्राई करना था कि सूर्य क्या है, बॉडी पार्ट कौन सा बॉडी पार्ट सूर्य है? बस हेड। और प्लीज, हाँ, सोल, बोन, ओके, और ओके। पहली बात तो जिन लोगों ने सोल बोला ना, सोल हमारा कोई बॉडी पार्ट नहीं है, ठीक है? सोल कोई कोई बॉडी पार्ट नहीं है सोल। मैं बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, जब बच्चा माँ के अंदर आता है, प्रवेश करता है, उसका शरीर बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या आती है? हार्ट बीट आती है। सबसे पहले हार्ट बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा बीमारी है या कौन सी ऐसी चीज है जिसके एकदम बंद होते ही पूरा शरीर खत्म? आपको पता है, ब्रेन बंद होता है तो हम कोमा में जाते हैं। हार्ट बंद होता है तो बंदा दुनिया से जाता है। कौन सा वो कोर क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, वो मुद्दा क्या है जिसके ऊपर जी रहे हो? हार्ट। वो मुद्दा ही हार्ट है जिसके ऊपर जी रहे हो। वो खत्म तो खेल खत्म। वो जब आप माँ के शरीर में एंटर करते हो, तो सबसे पहले हार्ट बीट आती है, आपका हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है, हार्ट बनता है, सबसे पहले इंसान का दिल बनता है, और उसके बाद आप बोल रहे हो ना, बोन, हड्डी हड्डी टूट जाए हम जी लेंगे, वो ब्रेन नहीं काम कर रहा हम कोमा में होंगे, लेकिन उसके बावजूद इंसान जीवित होगा। लेकिन कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है भैया जो कि जिसपे अटैक होते ही जो चलना बंद कर दे, फिर उसके बाद इंसान भी चलना बंद कर देता है? वो एक, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी पार्ट है हमारे पूरे शरीर में, एंड दैट इज आवर हार्ट, हमारा दिल। जो चलना बंद कर दे, उसी के आसपास, उसी की धुरी पर जो घूम रहे हैं, उसी के आसपास तो सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है, वही तो चला रहा है। तो वही चला रहा है। तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट को। अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो सूर्य हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? अब आप समझ रहे हो, यहां पर मैं यही मेरा मकसद है कि यहां पर मैं ना एक्चुअल प्लैनेट्स की नॉलेज दूं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स की आत्मा समझ में आ पाए। आप किसी भी चीज के, और इनफैक्ट जब हम बात करेंगे ना सन की, तो हम सन की ना ऐसे बात नहीं करेंगे कि मैं आपको रट्टा मरवा दूं हर चीज का कि सूर्य ये है, देखो इनको रट लो, और रटने के बाद उसके बाद कुछ भी बोल देना। नहीं, ना 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 ना। आपको पता है, जब एक बार मैं किसी फैक्ट्री साइट पर गई थी, विजिट पर गई थी, तो वहां पर ना कोई मशीन काम नहीं कर रही थी, एंड मैंने उस टाइम की प्रश्न कुंडली लगाई, और उस टाइम की प्रश्न कुंडली में ना सन अफ्लिक्शन में दिखाई दे रहा था। तो मतलब ये दिखाई दे रहा था कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी एक मशीन काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला कि आपकी मशीन काम नहीं कर रही है, तो एक काम करो, आप मुझे सिंपली इतना बताओ। भई मुझे नहीं पता भई उनकी मशीन क्या है, क्या नहीं है, वो रिपेयर करने वाला बंदा भी आया था, बहुत देर हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या? मैंने सिंपली उनको बोला कि ये जो मशीन है, कोई इसमें ऐसा पार्ट है,
इस मशीन में कोई ऐसा पार्ट है जिस मशीन के जो मशीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो रुक जाए तो सारी मशीन रुक जाएगी, एकदम से सारी मशीन रुक जाएगी। तो जो टेक्निकल इंजीनियर था वो कहता हाँ वो एक अंदर है लेकिन वो खराब नहीं हुआ होगा, हमें पता है कि वो नहीं खराब हुआ होगा, वो तो हमने अभी लास्ट मंथ डाला था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो खराब नहीं भी हुआ होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ना उसको एक बार चेक कर लो। कह रहे नहीं मैम हो ही नहीं सकता, वो हमने अभी लास्ट मंथ रिप्लेस किया है। मैंने कहा भैया तब भी चेक कर लो, अब मेरे कहने से चेक कर लो एक बार, ठीक है। मैंने मान लिया आप मतलब हो, और मैं तो ऐसी वो हूँ, ले पर्सन हूँ, लेकिन स्टिल आप चेक कर लो। तो मेरे बहुत कहने पर, और ऑब्वियसली बात है जो फैक्ट्री का मालिक था वो तो बट ऑब्वियसली ज्यादा ही फेथ कर रहा था, तो उसने कहा नहीं नहीं तुम चेक करो करो। एंड लिटरली में वो पार्ट निकाला गया जो जो पर्टिकुलर मशीन का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसके बंद होने से पूरा सिस्टम खत्म हो जाता। एंड लास्ट में फाइनली कंक्लूड किया कि हाँ यही पार्ट प्रॉब्लम दे रहा था, और यही पार्ट में दोबारा से प्रॉब्लम आ गई थी। एंड वो लिटरली में हैरान रह गए, उन्होंने कहा कि मैम आपको इस मशीन की बड़ी नॉलेज है। मैंने कहा अरे बाबा मेरे को कोई मशीन की नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस समय जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम किस पार्ट की वजह से आ सकती है ये देखा, सन अफ्लिक्शन में दिखाई दिया, तो बोल दिया कि ये जो एक पार्ट है, जो आप समझो मुझे उस मशीन की नॉलेज नहीं है, पर मुझे इस बात की नॉलेज है कि सूर्य क्या है। तो आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्यों प्लैनेट्स के बारे में इतना ज्यादा डिटेलिंग कर रही हूँ, जिससे कि इट्स नॉट ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ये कोई मैं उस चीज से बहुत डिफरेंट हूँ और बहुत ही दूर रहती हूँ कि जहां पर मुझे लगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ रटवा रही हूँ कि चलो याद कर लेते हैं हमारी बॉडी में सन क्या है, हमारे लिए सन क्या है। आप सन को समझो, एज अ प्लैनेट समझो सन क्या है, फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आपको पता होगा एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य आप समझ में आ गया, सूर्य क्या है, कोर है। अगर आपको एक लाइन में सारा सूर्य पकड़ना है ना, तो सूर्य कोर है, सूर्य मर्म है, बात का मर्म सूर्य है। एक बात में एक सिंगल पॉइंट पर कोई बात कह देना और उसका सारा मतलब समझ जाना, वो सूर्य है। इसी वजह से हमने कहा सूर्य आत्मा कारक है, सूर्य इज अ नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर, क्योंकि अगर हम एनर्जी बॉडी की बात करें तो हमारी सोल ही तो हमारी एनर्जी बॉडी का वो मेन तत्व है, कि सोल निकल गई तो सब बर्बाद, सब खराब, कोई मतलब नहीं है फिर तो ये मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है। उसी तरीके से ऑर्गन्स में अगर हार्ट बंद हो गया तो सारे ऑर्गन्स ने काम करना अपने आप, सारे ऑर्गन चंगे भले हैं लेकिन हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, खत्म कहानी। उसी तरीके से जब भी आप कोई भी चीज पर फोकस करें तो उसका जो मेन पॉइंट होगा ना, मेन स्विच होगा। अब अगर आप हम अपने घर की बात करें, लाइट की बारे में बात करें, तो जो हमारा जो मेन एमसीबी होती है जिसको गिराने से सारे घर की लाइट बंद हो जाती है, वो क्या है, वो सन है। तो सन समझ में आया, सन क्या है, सन इज द कोर, कोई भी चीज का कोर सन है। तो इज दैट क्लियर, सन क्या है। अब बात करते हैं, सन के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं मून के बारे में। हमने ऑल दो मैं जब तक इनफैक्ट जब तक मैं पढ़ाऊंगी मैं आपसे हर प्लैनेट के रिलेटेड बात करती रहूंगी, लेकिन आज इतना ही। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, नंबर 1 के बारे में बात हो गई, अब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दो, 2 नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 नंबर का मतलब हो गया चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब है, अब चंद्रमा कैसा है, पहले आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे चंद्रमा को आप क्या समझते हो, चंद्रमा का मतलब आपके लिए क्या है। आई एम नो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। चंद्रमा का मतलब, चंद्रमा का मतलब मैन, माँ, ओके माँ, ठीक है। कूल प्लैनेट, मन, वेरी गुड, मन कोल्ड है, ओके। माँ है, प्लैनेट ऑफ इमोशन है, वेरी गुड। माइंड है, ओके, गुड। वाटर एंड बॉडी, मदर, मूड स्विंग्स, ओके। कूल, माँ, मन का बहुत इफेक्ट करता है, इमोशनल प्लैनेट है, इमोशन है, गुड, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा को अगर हम एज अ व्यक्ति देखें या एज अ पर्टिकुलर प्लैनेट देखें, क्या चंद्रमा आपको हमेशा एक जैसा दिखाई देगा, स्थिर दिखाई देगा, जैसे कि आप
365 दिन में से सूर्य को जब भी देखते हैं तो आपको एक दिखाई देते हैं, एक गोल आकार की आकृति दिखाई देती है। चंद्रमा कभी भी आपको एक जैसा दिखाई देता है? कभी भी, कभी भी, कभी नहीं दिखाई देता ना। आज जैसा है कल उससे डिफरेंट होगा, उसके अगले दिन उससे डिफरेंट होगा, उससे अगले दिन डिफरेंट होगा, किसी दिन आएगा ही नहीं। ठीक है, अमावस्या की रात को आएगा ही नहीं। ये कहते हैं उसे पूर्णिमा की रात को पूरा दिखाई देगा। तो चंद्रमा चेंजेस है। अगर मैं सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चेंज है। ठीक है, चंद्रमा चेंज है। इज चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं है। और हमारी बॉडी में क्या स्थिर नहीं है? हमारी बॉडी में हमारे इमोशन से स्थिर नहीं है। आज खुश हूं, हो सकता है शाम को इतनी खुश ना रहूं। ठीक है ना, अभी अच्छा लग रहा है, हो सकता है किसी की बात लग जाए, बुरी लग जाए। तो बेसिकली इसी वजह से हमने मून को किसके साथ जोड़ा? मून को इमोशंस के साथ जोड़ दिया। चंद्रमा कुछ भी हो, लेकिन कभी आपने सुना है चंद्रमा की चांदनी की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई? नहीं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो उसमें बैठने से एक शीतलता प्रदान होती है। शीतल शीतल है, चंद्रमा बहुत शीतल है, ल्यूमिनरी है और शीतल है। हमारे पास दो ही ल्यूमिनरी है ना जो हमें दिखाई देती है, रोशनी देती है, एक सन और एक मून। तो हमने सन को फादर से और मून को मदर से जोड़ दिया, मून को इमोशन से जोड़ दिया। तो बेसिकली चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा चंद्रमा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना। चंद्रमा किसी को बल्कि इनफैक्ट आपके दिन भर जो धूप से तपिश से जो लोग परेशान हो गए, चंद्रमा जब आता है तो वो एक कंप्लीटली एक एटमॉस्फेयर में चेंज ले आता है, शांति देता है और आपको रिलैक्स करता है। रात आपको रिलैक्स करने के लिए ही बनी है। तो बेसिकली माँ, जैसे माँ कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बच्चे को रिलैक्स कर देती है। जब बच्चा माँ के पास आता है, बच्चा कितना भी एग्रीवेट हो रहा हो, बच्चा कितना भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, इरिटेशन हाई हो गई हो, लेकिन जब माँ के पास आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। दैट्स व्हाई हमने कहा चंद्रमा माँ का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं और चंद्रमा अनस्टेबिलिटी का भी प्रतीक है। अब अगर 2 नंबर का कोई व्यक्ति है, आप कह सकते हो ना, अभी 2 नंबर को पैदा हुआ है, 2 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख को पैदा हुआ है। आप बोल सकते हो ना कि यू नो इमोशंस बहुत ज्यादा है। अब इमोशनल बहुत ज्यादा है। अब इमोशनल बहुत ज्यादा है तो ऐसा व्यक्ति यू नो ऐसे व्यक्ति को आप बोल दो, 2 10 2 11 20 29 वाले व्यक्ति को, 2 नंबर को पैदा हुआ है, दो दो उसका ड्राइवर नंबर 2 है। आप उस व्यक्ति से बोल दो कि ऐसा है, तुमको ना आज से लोगों की केयर नहीं करनी है, अभी तुमको ऐसा अपने इमोशंस शो नहीं करने हैं, तुमको इमोशनल होना ही नहीं है, वो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 11 20 29 को पैदा हुआ है। ठीक है, वो उसको बोल दो अब आज से ना तुमको अपनी फैमिली की परवाह नहीं करनी है। भाई वो पैदा ही इसलिए, वो उसका बेसिक नेचर है। आप किसी से किसी का बेसिक नेचर नहीं छीन सकते हो। आप किसी से किसी का बेसिक नेचर नहीं छीन सकते हो। 2 नंबर वाले लोगों को 2 11 20 29 खाने का शौकीन है, इनको खाना खाना अच्छा लगता है। इनका इनका देखो, हमारे इमोशंस और हमारा मन खाने से लिंक्ड होता है। अच्छा खाना खाते हैं, हमारा मन अच्छा होता है। तो 2 11 20 29 वालों को भाई खाना पसंद है। आप उनको बोल दो कि नहीं, यू हैव टू बी ऑन स्ट्रिक्ट डाइट एंड यू नो आपको नहीं वो करना, नहीं, उनका ना उनके मूड स्विंग ज्यादा हो जाएंगे, उनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उनको उनकी कोई परवाह ना करे, नहीं पचेगा उनको, उनको बहुत परेशानी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मून से गवर्न है। अभी ध्यान देना, मैं आपको ये जो सारी बातें बता रही हूँ ना आज की क्लास में, इनफैक्ट मैं जो आपको सारी बातें बता रही हूँ, मैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, मैं उनका भाग्य नहीं बता रही। माइंड माय वर्ड, मैंने जैसे क्लास पहले स्टार्ट की थी, मैंने पहले पॉइंट पर बोला था कि आप किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और आप किसी के भाग्य को बताओ, डिफरेंट चीजें हैं, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। हम भाग्य भी बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, बट न्यूमरोलॉजी से नहीं केवल, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर ये बता पाएंगे कि ये प्लैनेट आपके लिए अच्छा है, ये नंबर आपके लिए अच्छे हैं, आप जीवन में ये काम करें तो प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम कौन से जाल में फंसे हुए हैं? हम सिर्फ इस जाल में फंसे हुए हैं, एक नंबर वाला है
ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। हाँ भाई, वो ऐसा है, लेकिन वो उससे कैसे ओवरकम करेगा, किस तरीके से अपनी लाइफ में जो चाहता है वो कैसे अचीव करेगा, दैट नो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी उसके आंसर देती है, ना कि केवल न्यूमरोलॉजी। तो अभी हम लोग न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, विल गो टुवर्ड्स इट। ठीक है, इसी वजह से मैं प्लैनेट्स को इतने ज्यादा डीपली समझा रही हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता के आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश में जो सब लोग लगे हुए हैं, वो नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, ये मत समझना कि अरे यार अभी तो प्लैनेट्स के बारे में बात करें, छोड़ो। जब न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे तब ये न्यूमरोलॉजी के बारे में ही बात हो रही है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे 2 नंबर के बारे में, तो 2 नंबर वाला व्यक्ति का पर्सनालिटी, माइंड माय वर्ड, 2 नंबर वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी? 2 नंबर वाले की व्यक्ति की पर्सनालिटी 110% आपको इमोशनल मिलेगी। अब 2 नंबर वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी इमोशनल है। अब इमोशनल है, पर्सनालिटी इमोशनल है, मान लिया पर्सनालिटी इमोशनल है, लेकिन ये जो इमोशनल पर्सनालिटी है, जब हम बात करते हैं ना इमोशंस की, तो इमोशंस सिर्फ और सिर्फ आपके रोना धोना नहीं है, इमोशंस आपके गुस्से गुस्सा भी है ना? तो हो सकता है कि आपको 2 नंबर वाला व्यक्ति गुस्सैल भी दिखाई दे, हो सकता है आपको 2 नंबर वाला व्यक्ति बहुत सेंसिटिव दिखाई दे, लेकिन हाँ, ये जरूर होगा, उसके सारे इमोशंस उसके ऊपर हावी होंगे। उसकी पर्सनालिटी में से इमोशंस निकाल दो, उसकी पर्सनालिटी नहीं डिफाइन कर सकते। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति इज एन इमोशनल पर्सन एंड इट इज अ हाईली सेंसिटिव पर्सन। उसको सामने वाले व्यक्ति की बातें चुभ जाएंगी, दिल में उतर जाएंगी, दिल में नो धक्का सा लगेगा कई बार कि अच्छा यार, ऐसे कैसे कह दिया इसने, इसको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो, लेकिन इसने ऐसे कैसे बोल दिया। उसको सामने वाले व्यक्ति का इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, उसको आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। उसको आपका 2 नंबर वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि उसको आपका पैसा चाहिए, उसको आपके पैसे से मतलब नहीं है। वो आप आपसे इमोशनल, उसकी नीड ही इमोशनल नीड है। ये कैरेक्टरिस्टिक है 2 नंबर का। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर का व्यक्ति किस तरह से होगा? 3 नंबर कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर विजडम है। जुपिटर विजडम है, जुपिटर नॉलेज नहीं है। हाँ, ध्यान रखना इस बात को, नॉलेज मरकरी है, जुपिटर विजडम है। विजडम का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आपकी लाइफ में कोई चेंज लेकर आ जाए। जुपिटर एक ऐसा व्यक्ति जो 90 साल का है, उसने पूरी 90 इयर्स का ज्ञान अर्जित किया है, उसने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसने बहुत बहुत मौसम देखे हैं उसने। हो सकता है वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बातें बोल रहा हो ना, उनमें ज्ञान झलकेगा आपको। तो वो ज्ञान है ना, जो आपको किताबों से पढ़ के नहीं मिलता, वो ज्ञान है जुपिटर का। वो ज्ञान है, वो कुछ कायदे कानून नियम नैतिकता, ये जुपिटर है। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से सामने वाले को कुछ दे देना, जुपिटर है। क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना जो कि हमने हमने नहीं पढ़ा बुक्स में, ऐसा कुछ नया सोच लेना, कुछ क्रिएट कर देना, दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर बेसिकली, जुपिटर ना लेकिन हाँ, जैसे कि मैं जनरली बोलती हूँ, 3 नंबर जुपिटर है, 6 नंबर शुक्र है, दोनों आपस में थोड़े ज्यादा जेल नहीं कर पाते हैं। ना तो 3 नंबर वाला गलत है, ना 6 नंबर वाला गलत है। 3 नंबर वाला, जैसे मान लीजिए कोई एक, हाँ, यहाँ पर हम कहते हैं ना, हर किसी की एक पर्सनालिटी है, हर किसी की पर्सनालिटी है। मेरी पर्सनालिटी ये है, सामने वाले की पर्सनालिटी कुछ और है। अब मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, सामने वाले की पर्सनालिटी कुछ और है, वी हैव टू एक्सेप्ट द पर्सनालिटी। हम पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास अभी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट डे की बात है, एक हस्बैंड वाइफ थे, एक का ड्राइवर नंबर 3 था, एक का ड्राइवर नंबर 6 था। अब दोनों में आप ध्यान देना, दोनों में क्या प्रॉब्लम होगी। 3 नंबर वाला खर्चा करने से पहले सोचेगा, क्योंकि वो एक विजडम है, वो उसको एक उसकी उसकी उसका पर्सनालिटी है कि उसको लगेगा यार क्यों बिना बात की बातों पे खर्च करना है, क्या दिखावा करना है। 6 नंबर वाला
6 नंबर वाले को वो आया है इस वो 6 नंबर वाला शुक्र लोक से आया है। उसको हर चीज़ में एक क्लास चाहिए, एक मेंटेनेंस चाहिए, उसको उसको नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो जो दिखने में अच्छी ना हो, जो क्लासी ना हो। और 3 नंबर वाले को सिर्फ यूटिलिटी चाहिए, ठीक है? 3 नंबर वाले को केवल यूटिलिटी चाहिए और 6 नंबर वाले की यूटिलिटी ही क्लास में है। 6 नंबर वाले की यूटिलिटी ही क्लास में है। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है क्योंकि वो उनका बेसिक नेचर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, दोनों लोगों को आपस के लिए एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हाँ, ये ऐसा ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और 6 नंबर वाला ऐसा ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 3 नंबर वाला आपको थोड़े आप 6 नंबर वाले 3 नंबर वालों को कंजूस भी कह सकते हैं कि यार बड़े कंजूस हैं, पैसे के मामले में 36 बार सोचते हैं। वो बेसिकली इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना वो विजडम कैसे आती है, वो मैच्योरिटी कैसे आती है। तो आपको 3 नंबर वाले जनरली मैच्योर लोग दिखाई देंगे कि इनके अंदर थोड़ी-सी ज्यादा मैच्योरिटी होती है। दे आर मैच्योर्ड पीपल। क्यों? क्योंकि गुरु से गवर्न है। इनका जो नंबर है वो गुरु से गवर्न है। तो 6 नंबर 3 नंबर गुरु से गवर्न है। अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? राहु एक आपने कहानी सुनी होगी कि ये जो ऊपर का जो सर है वो राहु है, जो नीचे की बॉडी है वो केतु है। एक राक्षस था जो जब देवताओं में अमृत बांट रहे थे विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके, तो ये राक्षस इसको पता चल गया, ये जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसके बाद विष्णु जी ने अपने चक्र से इनका गला अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। तो ये जो गला था ये राहु है और ये जो धड़ था वो केतु है। बूंद अंदर चली गई थी, अमृत की बूंद अंदर चली गई थी, इस वजह से मरा नहीं, वो धड़ और सर अलग अलग हो गया। तो ये जो राहु है और जो अलग अलग हो गया और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर पड़ गया राहु केतु। तो बेसिकली राहु राहु क्या है? राहु के पास सारे सेंसेस हैं, देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, सूंघ सकता है, लेकिन उसका पेट नहीं भर सकता क्योंकि पेट नहीं है। समझ में आ रहा है? वो जितना मर्जी खा ले, जितना मर्जी कंज्यूम कर ले, बट सैटिस्फेक्शन नहीं है। राहु गवर्न पीपल ना बड़े एम्बिशियस मिलेंगे, बहुत एम्बिशियस, इनको बहुत ज्यादा पाना है, बहुत ज्यादा पाना है, बट कहाँ रुकना है ये नहीं पता। इनको अगर इनके पास 100 रुपए हैं तो इनको 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख है तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ आ गए तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ आ गए तो 1 लाख करोड़ चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी रुकना कहाँ है ना, वो नहीं पता, वो पता ही नहीं है, वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं है। राहु वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन आगे की क्लासेस कि हम कैसे देखेंगे कि ये राहु वाला व्यक्ति कितनी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन राहु वाले व्यक्ति का ना सैटिस्फैक्शन लेवल उसको उसकी परेशानी का कारण बनता है। उसका सैटिस्फैक्शन लेवल इज अ डिफरेंट ऑन अ डिफरेंट प्लेन। वो सैटिस्फाई होने के लिए नहीं आया, वो सिर्फ बढ़ने के लिए आया है, वो सिर्फ आगे आने के लिए आया है। राहु वाला व्यक्ति जो सोच सकता है वो एक जनरल सिनेरियो में बंदा नहीं सोच पाता। जो राहु से गवर्न है, राहु इज आउट ऑफ द बॉक्स। राहु एक तरीके से एक भ्रम क्रिएट करता है। राहु माया है, जो जो हम कहते हैं ना कि ये दुनिया में हम जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो माया की दुनिया है, वो राहु है बेसिकली। हम वहां रह रहे हैं जहां पर हमें हर चीज चाहिए। किसी भी चीज की जो भूख है ना वो देता है राहु। किसी भी चीज की भूख वो राहु देता है। और किसी भी चीज की ना मिटने वाली भूख, मैं फिर बोलूंगी ना मिटने वाली भूख जो है वो राहु देता है। तो राहु इज अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट अगर आप इस दुनिया में मटीरियलिस्टिकली ग्रोथ करना चाहते हो। बट राहु अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हो ना तो राहु कहीं ना कहीं आपको वो ब्लॉकेज पैदा करता है क्योंकि राहु इस दुनिया का प्लैनेट है। इस दुनिया ये माया का प्लैनेट है। जैसे कि राहु इज फॉग। राहु जब जब आप कार ड्राइव कर रहे हो और बहुत ज्यादा फॉग है, धुंध है ना, दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा आगे का,
लेकिन उसके बावजूद यू नो वो राहु इज अ फॉग। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, राहु जो भ्रम पैदा करता है। लेकिन 4 नंबर वाले लोग, अगर आप इन 4 नंबर वाले लोगों से मिलोगे और अगर राहु वेल प्लेस्ड है, ये आपको ऐसा उलझाएंगे अपनी बातों में, इस तरह से घुमाएंगे अपनी बातों में दैट यू इवेंचुअली लाइक देम। इतने अच्छा लगता है इनसे बात करना। अगर इनसे ये आपके उस सर्कल में आ गए, तो इन लोगों से बात करके आपको ऐसा लगेगा वाह यार क्या पर्सनालिटी है, वाह मजा आ गया। राहु राहु वो वाह वाली फीलिंग देता है। जो भी चीज आर्टिफिशियली सुंदर है वो राहु है। जैसे कि नेचुरल फ्लावर्स शुक्र के हैं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो गंदे भी नहीं होते, जिनको दोबारा से धो के यूज कर लो एंड ऑल, वो क्या है? वो राहु के हैं। तो बेसिकली राहु वॉन्ट्स एवरीथिंग ऑन दैट हाई लेवल, शोशाबाजी मतलब कंप्लीट होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि कोई बंदा आया है, कोई बंदा चाहे 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 वो सारी शोशाबाजी एमआई की हो, लेकिन उसके बावजूद भी लगना चाहिए कि भैया कोई व्यक्ति आया था, उसकी बात की जाए। तो राहु इज दैट। जब हम बात करते हैं ना सन की, सन क्या है? सन नेचुरल गवर्नमेंट है या स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। जब राहु के बारे में बात की जाती है ना, तो वो एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट है, उसको अपनी सत्ता अलग चलानी है। लेकिन जैसे सूर्य की सत्ता नेचुरल है, लेकिन राहु को वो सत्ता दिखानी है कि मैं भी हूं कुछ, मैं भी हूं कुछ। ठीक है, तो ये राहु है। अभी आप समझ पा रहे हो, मैं हल्का हल्का सा आपको आज जस्ट दे रही हूं अपना हर प्लैनेट का, जिससे कि जब हम आगे चल के बढ़ें तो हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद बात करते हैं मरकरी की, 5 नंबर की। जब हम न्यूमरोलॉजी में मरकरी को देखते हैं तो 4 नंबर मरकरी मतलब 5 नंबर, अंक 5 से पहले 4 नंबर है, अंक 5 के बाद में 4 नंबर है। तो इसको एक बैलेंसिंग नंबर भी कहा गया। लेकिन आप समझो, जब आपने इसको एक बैलेंसिंग नंबर कहा और आपने इसको एक बैलेंसिंग नंबर कहा, और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने सिंपली 2-2 दिन की कोई क्लास कर कर आके कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, वो क्या करते हैं? आपका लोशो ग्रिड बनाया, लोशो ग्रिड बनाकर देखा इसमें 5 नंबर मिसिंग है, चलो जी 5 नंबर पे इसको नेम नंबर दे दिया। ऐसा नहीं होता बाबा। आपको देखना पड़ेगा कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ था, ये मरकरी इसके लिए, प्लैनेट मरकरी इसके लिए सूटेबल है कि प्लैनेट मरकरी इसके लिए सूटेबल नहीं है। यू हैव टू सी दैट। समझना पड़ेगा इस बात को। तो पहली बात तो देखो मरकरी है क्या। मरकरी क्या है? नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने की शक्ति। ठीक है, तो 5 नंबर वाला व्यक्ति, अगर कोई इंसान 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुआ है, जो कि गवाह नहीं है मरकरी से, तो ऐसा व्यक्ति आपको थोड़ा सा ऐसा ना चंचल दिखाई देगा, क्योंकि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, इसको प्रिंस कहा गया। ठीक है, 5 नंबर मरकरी अकाउंटेंट भी है। अकाउंटेंट क्या करता है? थोड़ा सा मतलब उसका उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलती है, एनालाइज कर सकता है चीजों को, तो उनके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं। 5 नंबर बेसिकली 5 नंबर नॉलेज का नंबर है, तो जितनी भी आपकी बुकिश नॉलेज है वो मरकरी गवर्न करता है। जो भी आपकी बुकिश नॉलेज है, विद्या का प्लैनेट है मरकरी। जो आप स्कूल में जाकर स्कूल से विद्या ग्रहण करते हो, वो किसकी है? वो कहां से ग्रहण करते हो? मरकरी से ग्रहण करते हो। हमारे अकाउंट्स हो गए, हमारे अकाउंटेंट हो गए, वो मरकरी गवर्न करता है। हमारी मौज मस्ती हो गई, हमारा फन हो गया, वो मरकरी गवर्न करता है। तो मरकरी एज अ प्लैनेट, मरकरी को जानो पहले। 5 नंबर के पीछे मत पड़ो, आप सिंपली क्या जानो? हम मरकरी को जानेंगे, एज अ प्लैनेट मरकरी को जानेंगे। ठीक है, किस तरह से बात करनी है मरकरी जानता है, क्या कम्युनिकेट करना है मरकरी जानता है। मरकरी बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड है। माइंड माय वर्ड्स, हाँ मैंने क्या बोला? मरकरी हमारा क्या है? मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड है। मरकरी कॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा मून है, जो पता नहीं कितने जन्मों से हम साथ में लेकर चल रहे हैं।
मून हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड है। मरकरी ज्ञान नहीं है। हाँ, मरकरी ज्ञान नहीं है, मरकरी नॉलेज है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ज्ञान और नॉलेज। ज्ञान जुपिटर है, नॉलेज मरकरी है। हो सकता है, हो सकता है एक व्यक्ति हार्वर्ड ग्रेजुएट, एमबीए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, वेरी नॉलेजेबल, बट ज्ञान ना हो, ठीक है ना, बट ज्ञान ना हो। और एक व्यक्ति जो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, जिसने, बहुत ज्ञानी हो। तो ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, बुक से नहीं आता, और जो नॉलेज है वो बुक से ही आती है। इसीलिए हमारे घर में जो बुक्स होती है ना, जिनसे हम पढ़ाई करते हैं, जिनसे हम कुछ भी पढ़ते हैं, स्कूल की बुक्स हो गई, कॉलेज की बुक्स हो गई, या जनरल जो कोई भी बुक्स हैं, अपनी रिलीजियस बुक्स को छोड़ दो, गीता, कुरान, बाइबल, इन सारी बुक्स को छोड़ दो, बट जो पढ़ने की, जो नॉलेज दे रही हैं हमको, ऐसी बुक्स मरकरी के अंडर आती हैं। जब हम लोग वास्तु करते हैं तो हम मरकरी के अंदर क्या, कौन सी बुक्स को लेते हैं, इस तरह की बुक्स को लेते हैं। समझ में आया मरकरी क्या है? अब आगे चलते हैं, शुक्र के बारे में बात करते हैं। शुक्र, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। हर वो चीज जो नेचुरली ब्यूटीफुल है ना, जो नेचुरली ब्यूटीफुल है, वो शुक्र है। सचमुच में हम कहते हैं ना कि यार, इस व्यक्ति के अंदर ना ये नेचुरली ब्यूटीफुल है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखा रहा है, ये नेचुरली अच्छा है, वो शुक्र है। शुक्र वाले व्यक्ति को ना आप एक नॉर्मल, मैं कहती हूँ कि एक वो आते हैं ना, एप्पल की एयरपॉड्स आते हैं ना, वो रख दो और एक उसकी कॉपी रख दो, शुक्र वाला पहचान लेगा क्या मतलब शुक्र इज क्वालिटी ड्रिवन। शुक्र को ना क्वालिटी चाहिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, हाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी, दैट इज शुक्र। नेचुरल पर्सनल हाइजीन इज शुक्र, मेकअप इज नॉट शुक्र। हाँ, मेकअप राहु है, मेकअप राहु है। पर्सनल हाइजीन शुक्र है। असली नेचुरल फ्लावर्स जिनमें से रियल की खुशबू आ रही है, वो शुक्र है। परफ्यूम, जो डियो और परफ्यूम जो होते हैं ना, जो केमिकल से बनाए जा रहे हैं, जिससे वही सेम खुशबू आ रही है, वही सेम खुशबू आ रही है, वो क्या है? वो राहु है। तो आप समझ रहे हो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हम शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि शुक्र क्या है। डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी रखना, ये चीज इस तरह से है, ऐसे है, वो शुक्र है। जब हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी, इस व्यक्ति के पास डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी है, ये बता सकता है कि कौन सी चीज बढ़िया है, कौन सी चीज बढ़िया नहीं है, वो शुक्र है। शुक्र बेसिकली हम कहते हैं कि शुक्र लड़कियों से कनेक्ट करते हैं। लड़कियों के पास एक क्वालिटी होती है ना, ये जानने की, ये ये डिस्क्रिमिनेट करने की। जैसे कि नॉर्मली लड़कों के लिए क्या है, पिंक पिंक है, लेकिन लड़कियों के लिए उसमें भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस आ जाती हैं। ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये फूशिया पिंक है, ये रेडिश पिंक है, ये ऑरेंजिश पिंक है, ये वाला पिंक है, वो वाला पिंक है। पिंक के 70 कैटेगरीज हो सकती हैं लड़कियों के लिए। दैट वो डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी जो होती है ना, वो शुक्र देता है। वो एक ऊपर लेवल पर ले जाकर ये दिखा देना कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, इसकी क्वालिटी बढ़िया है। कुछ लोग होते हैं ना, हाथ से छू के कपड़ा पहचान लेते हैं कि यार ये कपड़ा बढ़िया है, ये इस कपड़े की क्वालिटी बढ़िया है। वो शुक्र, वो जो छूकर चीजों को पहचान लेना, बता देना, दैट इज शुक्र। किसी के काम को आपने एक काम दिया, आपने 15 लोगों को दिया वो काम, जो उसमें से सबसे ज्यादा सुंदर तरीके से काम करके लेकर आएगा आपके पास, वो शुक्र की क्वालिटी है। जिसको देखकर आपको लगेगा वाह, जहां से मुंह से सचमुच में वाह निकल जाए ना, वो शुक्र है। समझ में आया?
तो शुक्र का नंबर 6 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो शुक्र का नंबर हम 6 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद 7 नंबर के बारे में बात करते हैं, केतु के बारे में बात करते हैं। केतु। केतु इज़ केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको एक्चुअल में ना जिसका हेड नहीं है। तो सिंपल सी बात है कैसे चल रहा है? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, केवल एक ही चीज़ है। इंट्यूशंस, विश्वास, भरोसा। जिसका हेड नहीं है, जो देख नहीं सकता, सूंघ के नहीं पता चल सकता, खा के नहीं पता चल सकता, सुन के नहीं पता चल सकता, एक ही चीज़ है केवल, भरोसा, ईश्वर पर भरोसा। अगर वो चीज़ 7 नंबर वाला छोड़ दे तो कैसे जिएगा? और कई बार मैंने लोगों को देखा है, कई बार मैंने लोगों को देखा है 7 नंबर वाले, भरोसा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, मत लगाओ, लिटरली में। केतु ड्रिवन पर्सनैलिटी के लिए मैं ये कह दूं कि ये लोग इतना दिमाग लगाएंगे तो कैसे जिएंगे? ये अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज पर भरोसा कर लेना, इनकी जिंदगी दुनिया में सबसे सिंपल जिंदगी बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर भरोसा कर लें। आपने कभी पानी में तैरा है, मतलब जैसे मतलब स्विमिंग की है? मुझे पहले स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैं मतलब मेरा बेटा, मैं 2-3 दिन हम लोग ने एक सोसाइटी चेंज की थी, मतलब जब हम इस वाले घर में आए थे, जिस घर में हम अभी हैं, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया-सा स्विमिंग पूल था एंड सो ऑन। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि अच्छा मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला तुमको तो आती नहीं है? उसने कहा कोई बात नहीं, उधर कोई ना कोई तो होगा जिसको जो सिखा देगा। ठीक है। अब मैं 4-5 दिन बाद मैं उसके पास गई, मैंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा स्विमिंग कर रहा है। मैंने कहा तुमको आ गई? कह रहा हाँ, हाँ मम्मा बहुत ईज़ी है, आप नहीं सीख पाओगी छोड़ो। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं सीख पाऊँगी? मैं भी गई और मैंने सोचा कि यार आज मैं तब तक नहीं बाहर निकलूँगी जब तक मुझे स्विमिंग आ नहीं जाती है। एंड आई गॉट टू नो स्विमिंग करना कितना ईज़ी है। कितना ज़्यादा ईज़ी है। यू जस्ट नीड टू सरेंडर योरसेल्फ। जस्ट नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, कुछ करना ही नहीं होता है। जस्ट नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, रिलैक्स। पानी डूबने नहीं देगा आपको। आपके अंदर हवा है, मतलब अगर आपके अंदर हवा है तो आप डूब नहीं सकते हो। आपने सांस ली और जाकर आपके अंदर जब तक सांस है, जब तक आपके अंदर एयर है, आप डूब नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू, बट हम छोड़ने बहुत सारे लोग हैं जो स्विमिंग नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हम हम भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमको ये है, और वो भरोसा पता है कैसा होना चाहिए? जब हम केतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस ईश्वर पर, जो भी जिस भी ईश्वर को, जिस भी सुपर पावर को आप मानते हो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, केतु वो भरोसा है कि मैंने छोड़ रखा है सब कुछ। वो भरोसा ऐसा होना चाहिए कि जब एक छोटे बच्चे को उसका पिता हवा में उछालता है, तो वो छोटा बच्चा, आप सोचो, गिर सकता है, और गिर जाएगा तो क्या-क्या हो जाएगा उसके साथ। उसकी जान जा सकती है, उसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, उसको कुछ भी हो सकता है अगर वो गिर गया तो। लेकिन वो उसके चेहरे पर ज़रा-सा भी प्रॉब्लम का निशान भी नहीं होता, बल्कि वो खिल के हँस रहा होता है। जबकि वो हवा में है, विदाउट एनी सपोर्ट है। लेकिन उसको इतना ज़्यादा भरोसा है अपने पिता के ऊपर कि गिरने नहीं देगा यार मुझे। अगर 7 नंबर वाले को ऐसा भरोसा करना आ जाए, ओहो! इनकी लाइफ यहीं पर स्वर्ग है। और अगर ऐसा भरोसा करना ना आए, तो इनकी लाइफ यहीं पर हेल है। तो केतु इज़ दैट थिंग। केतु वो पर्सनैलिटी है, केतु वो व्यक्ति है जिसने भरोसा कर लिया, जिसने भरोसा कर लिया। तो केतु को मैं हमेशा बोलती हूँ, केतु इंट्यूशंस है, केतु भरोसा है, केतु सरेंडर है, समर्पण है, कंप्लीट समर्पण। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? अब 8 नंबर शनि है। शनि को अगर एज़ अ प्लैनेट मैं आपको शनि को समझाऊँ, तो एज़ अ प्लैनेट एज़ अ प्लैनेट हम ये कह सकते हैं, शनि शनि का नाम ही कैसे पड़ा है? शनैः शनैः, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। एक ऐसा प्लैनेट जिसकी चाल बहुत धीरे है, जो बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकिन पुख्ता तौर पर। शनि
हार्ड वर्क है, शनि डिसिप्लिन है, शनि शनि कोई चीज फ्री में नहीं देता। जब हम शनि की रेमेडीज बताते हैं तो मैं कभी शनि की रेमेडीज में ये नहीं बताती एक काम करो तुम शनिदेव के मंदिर चले जाना, उनके ऊपर तेल चढ़ाना, उनके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती करना एंड सो ऑन, ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं। क्योंकि शनि जज है, शनि वो व्यक्ति है जो कहता है कि अच्छा आपने ऐसा किया था, अब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहीं पर गाड़ी खड़ी कर कर चले गए, गलत गाड़ी पार्क कर कर चले गए और उसकी वजह से 40-50 लोगों को देर हो गई, उसकी वजह से 40-50 लोगों को सफर करना पड़ा, उनको देर हुई, तो अब देखो आपके काम में भी देर होगी ही होगी, दैट इज फॉर द श्योर। अब आपको भी लाइफ में आगे चल के दैट इज शनि। शनि इज नॉट अ पर्सन जो ये कहे कि कोई बात नहीं तुम मेरी पूजा कर रहे हो, आओ आओ मैं तुमको बहुत ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगा मेरी पूजा करने से। वो कहता है ना, अगर करना है तो ना अपने कर्मों के ऊपर फोकस करो, मेरी पूजा के ऊपर फोकस करने का कोई कोई मतलब नहीं है। तो शनि डिसिप्लिन मांगता है, शनि आपके कर्म को देखता है, शनि आपका बेसिकली शनि के अंदर उतनी पावर है, जब शनि देता है ना, जब शनि देता है तो सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं, जब शनि देने पर आता है। तो सिंपल सी बात है, शनि इज अ वेरी फेयर प्लैनेट। मैं कभी भी उसको क्रूर नहीं बोलती, कभी उसको वो नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ शनि से ज्यादा फेयर कोई नहीं है। लेकिन अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हो तो ये बात ध्यान रखना कि आप वो चीज लेकर पैदा हुए हो, दैट यू हैव टू वेट, you have to work hard, you have to सी कि कोई भी अनप्रिविलेज्ड बंदे को नुकसान ना पहुंचे। अगर आप ये कर रहे हो तो आपसे ज्यादा बढ़िया अचीवमेंट किसी और की नहीं होगी, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपसे ज्यादा मुश्किलें और किसी की लाइफ में नहीं आएंगी। दैट इज कॉल्ड शनि। उसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल, अब मंगल क्या है? मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, गुस्से वाला, अग्रेसिव, एकदम अब ये जो गुस्से वाला अग्रेसिव प्लैनेट है, ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है और ये आपको खत्म भी कर सकता है। आग है ना, आग। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, आग, आग क्या है? आग आपके लिए खाना बनाती है। आप बिना बिना आग के आप ये सोच सकते हो कि आपका पेट भर जाएगा? जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, पका के खाना खा रहे हो, आपका पेट भरने के काम आ रही है। लेकिन अगर यही आग बेकाबू हो जाए तो पूरे इंसान को जला के रख सकती है, पूरे घर को जलाकर रख सकती है। दैट इज कॉल्ड मार्स। मार्स अग्नि का प्रतीक है। अब कई बार लोग सोचते हैं मार्स का मतलब है हनुमान जी, मंगल का मतलब है हनुमान जी। नहीं बाबा, नहीं। मंगल का मतलब हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी वो शक्ति हैं, वो एनर्जी हैं जिसने मंगल ग्रह की अत्याधिक अत्याधिक एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति है। मंगल हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी मंगल ग्रह को कंट्रोल करने वाले एक हनुमान जी एक बहुत 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 जबरदस्त एनर्जी है, जिनके अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत है कि वो मंगल ग्रह की अबंडेंस एनर्जी को कंट्रोल कर सके। मंगल में बहुत ज्यादा गुस्सा, अग्रेशन, फायर बहुत ज्यादा है। इस फायर को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल एक शक्ति काम आती है, और वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी मंगल नहीं है। कई बार लोगों को लगने लग जाता है मंगल का मतलब हनुमान जी। नहीं, मंगल तो बहुत फायरी है। मंगल प्रोटेक्शन भी दे सकता है, मंगल आग भी लगा सकता है। ठीक है ना? ऑल्दो हम आज मैंने बहुत छोटा 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 करके बताया सारे के सारे प्लैनेट्स को। हम लोग आगे की क्लासेस में इनको और पढ़ेंगे, उनको और बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं ये जो क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों के लिए, ये इसलिए ले रही हूँ कि जिन लोगों को मैंने इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी बोला है कि जिन लोगों को सचमुच में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीखना है और वो किसी भी कारण की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, कंसल्टेशन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो खुद से अपने लिए सीखें और अपनी हेल्प खुद से कर सकें। एंड जैसे सब लोगों को पता है दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन स्टिल मैंने बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं ना यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो मिरेकल्स आप लोग भी देखें,
खुद जानिए, सीखिए और खुद अपने लिए रेमेडीज़ प्लान कीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि किसी से पूजा करवा लें, किसी से पूछ लें। अपने आप समझिए, अपने आप को, अपनी कुंडली को आपसे ज़्यादा अच्छा, अपने नंबर्स को आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई जज नहीं कर पाएगा। ठीक है? चलिए जी। सो और हाँ, एक चीज़ और आपको मैंने एक वीडियो डाली थी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है? चलिए, जय श्री राम आज के लिए, फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।